हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। इसका पार्ट 1 में हमने जो मौर्योत्तर काल से संबंधित जो शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश है, इसके बारे में हमने जानकारियाँ हासिल की थी। इस वीडियो में स्पेशली हम लोग जो विदेशी आक्रमण है, जिसमें हिंद, यवन और शक, पहलव और कुषाण आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ने से पहले, यानी इन विदेशी आक्रमण के बारे में जानने से पहले, हम लोग उस काल की परिस्थितियों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था कि किस प्रकार से जो इसका अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, उसकी हत्या के पश्चात पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो उस समय एक ऐसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न होती है जहाँ छोटे छोटे राज्यों का भी उदय होता है और वहीं जो है कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी भारत पर आक्रमण करते हैं और अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चूँकि एक बड़े साम्राज्य का रिसेंटली अंत हुआ रहता है और छोटे छोटे साम्राज्य यानी छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा रहता है, तो शासक जो है सब कमज़ोर रहते हैं। तो इस वजह से विदेशी आक्रमण को आमंत्रण मिलता है, मीन्स उन लोगों के लिए यह असहज परिस्थिति होती है भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि उस समय छोटे छोटे राज्यों का भी उदय होता है और विदेशी आक्रमणकारी भी भारत पर आक्रमण करते हैं। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने इन जो देशी राज्यों का उदय हुआ था उस काल में भारत में, उसके बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने देखा था कि शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश जो ब्राह्मण वंश थे और चेदी वंश जो कि जैन धर्म के समर्थक थे, उनके बारे में हमने जाना था। अब इस वीडियो में हम लोग हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण जो है, ये जो आक्रमणकारी है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो विदेशी आक्रमण हुए उस काल में, उसमें जो सबसे पहला आक्रमण है वो किनके द्वारा किया गया, मीन्स वह किनका आक्रमण था सबसे पहले भारत पर। तो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमणकारी थे वह हिंद यूनान थे, यानी हिंद यूनानी जो आक्रमणकारी थे, उन्हें ग्रीक यानी इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, इन्हें बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है। यानी ये एक ही आक्रमणकारी है जिन्हें हिंद यूनानी भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है और बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है। तो यह भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी वंश था जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करते हैं। और इस विदेशी आक्रमणकारी का जो सबसे पहला शासक था जिसके द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया, तो वह डेमेट्रियस था और यह 190 BC के आसपास भारत पर आक्रमण करता है। भारत के नक्शे पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं, ये जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला भाग है, इस भाग से ही, चूँकि मौर्य काल में जो ये भाग है वो आपका मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत रहता है, यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत रहता है मौर्य काल में। किंतु जब मौर्य काल का पतन होता है तो ये जो उत्तर पश्चिम का जो रास्ता होता है, भारत का उत्तर पश्चिम का जो भूभाग है, वहीं से विदेशी आक्रमणकारी भारत में घुसने का प्रयास करते हैं। और ये जो विदेशी आक्रमणकारी में जो सबसे पहले जो ये उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत पर आक्रमण करते हैं, वह सबसे पहला वंश तो हिंद यूनानी होता है, यानी जो इंडो ग्रीक कहते हैं, जिन्हें बैक्ट्रियाई कहते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले भारत पर दस्तक दिया जाता है। और इस आक्रमणकारी में, यानी इस वंश, यानी इस जो विदेशी आक्रमणकारी में जो इसका पहला शासक रहता है वह डेमेट्रियस रहता है और यह 190 BC के आसपास इस भारत पर आक्रमण करता है। और चूँकि ये उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत में एंट्री लेता है, तो वो जो अपना प्रथम विजित, यानी उसके द्वारा जो प्रथम विजित क्षेत्र रहता है वह अफ़गानिस्तान, पंजाब, जो भारत से लेकर पाकिस्तान तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था, पंजाब का, और सिंध, यानी इन प्रांतों पर वह जीत हासिल करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और जो अपनी राजधानी है वह साकल में को बनाता है, यानी अफ़गानिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत को जीतने के पश्चात वो जो अपनी राजधानी है वह साकल को बनाता है।
जो अभी वर्तमान में सियालकोट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो इसका प्रमुख शासक हुआ, यानी साम्राज्य की नींव तो डेमेट्रियस के द्वारा डाला गया, लेकिन इसके प्रमुख शासकों में एक मिनांडर होते हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये जो मिनांडर है इन्हें मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है इस वंश का, यानी कि आपका हिंदी यूनानी जो इंडो ग्रीक है आक्रमणकारी, इनमें ये सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं। जब ये मिनांडर भारत के शासन प्रशासन को संभालता है, उसके विस्तार का प्रयास करता है, तो यहाँ की कला संस्कृतियों से उसका आमना सामना होता है, यानी कि परिचय होता है। तो उस काल में क्या होता है कि उनकी जो मुलाकात है नागसेन से होती है। जो नागसेन है यह एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और उनसे जो है ये मिनांडर जो मिलिंद रहते हैं, ये बहुत सारे प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित और जीवन के विभिन्न तथ्यों को जानने के क्रम में उनसे प्रश्न पूछा जाता है नागसेन से मिनांडर के द्वारा। और जो ये नागसेन रहते हैं बौद्ध भिक्षु, ये इतनी अच्छी तरह से उन प्रश्नों का जवाब देते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को इतने बेहतरीन तरीके से उनको समझाते हैं कि वो प्रभावित होकर के क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। यानी कि जो नागसेन के प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न होकर के जो ये मिलिंद है, मिनांडर है, ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य है, यानी कि मिनांडर के द्वारा जो प्रमुख कार्य है वह सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करते हैं। यानी कि जो मिनांडर है अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में, अपने शासन प्रशासन के कार्यकाल में वो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करते हैं। यानी सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जारी करने वाला जो भारतीय इतिहास में प्रथम शासक माना जाता है वह यही मिनांडर माने जाते हैं। और इनके सिक्कों की एक खासियत थी कि इनके सिक्के से काल एवं राजा की जानकारी मिलती है। मीन्स इनके सिक्कों की खासियत ये थी कि जो इनके सिक्के में उस काल के राजा यानी शासक का सिक्कों पर चित्र अंकित होता था, और उस काल के यानी टकसाल में जिस काल में इन मुद्राओं का निर्माण किया जाता था, इन सिक्कों का निर्माण किया जाता, तो वो अवधि वहाँ डाली जाती थी, उन सिक्कों पर अंकित की जाती थी। तो इससे क्या होता है कि जो हमें जानकारी है इन सिक्कों के आधार पर आसानी से मिलती है। और ये जो प्रक्रिया है, मीन्स जिस प्रक्रिया की नींव इन मिनांडर के द्वारा सर्वप्रथम इस वंश में डाला गया था, ये प्रक्रिया आगे भी निरंतर चलता चला जाता है। यानी जिस प्रक्रिया की नींव यहाँ पड़ती है, ये प्रक्रिया हमेशा के लिए इतिहास में आगे चालू रहता है, आगे इस्तेमाल में आता रहता है। ये जो मिनांडर है, इसका जो युद्ध है वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा होता है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की जीत होती है और इसकी हार होती है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्यमित्र की शुंग की जो युद्ध है किनके साथ, यानी किस यूनानी शासक के साथ हुई थी। तो मिनांडर ही वो शासक है जिनका युद्ध पुष्यमित्र शुंग के साथ सर्वप्रथम हुआ था। तो ये मिलिंद या मिनांडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके अलावा जो वंश की शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसमें है गांधार कला का सर्वप्रथम विकास यहाँ माना जाता है। यानी कि इंडो ग्रीक के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, यूनानी शासकों के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, उसमें जो है गांधार कला का विकास होता है। दोस्तों ये जो यूनानी ग्रीक लोग हैं, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में सबसे पहले अपना शासन प्रशासन को स्थापित करते हैं। और जो भारत का कला है और जो यूनान का कला यानी संस्कृति का जब मेल होता है, तो इन दोनों की कला संस्कृति के मेल के उपरांत ही एक इस कला का, गांधार कला का जन्म होता है। तो ये भी यानी गांधार कला का भी सर्वप्रथम जो विकास या नींव कहिए इस इंडो ग्रीक सभ्यता में ही पड़ती है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी कि जो हेलेनिस्टिक आर्ट होता है ये यूनानियों की अपनी कला होती है, और जो भारतीय कला है इन दोनों के मिलान से जो
जो कला का निर्माण होता है वह गांधार कला के नाम से जानी जाती है। तो इस हेलेनिस्टिक और भारतीय कला के मिश्रण को ही गांधार कला के नाम से जाना जाता है। और उस काल में नाटक में पर्दा गिराने और पर्दा उठाने का जो आरंभ है यह भी सर्वप्रथम उसी काल में किया गया था, जिसका जो प्रथा आज तक हमारे समाज में, हमारे सभ्यता में चलता आ रहा है। आज भी हमारे यहाँ जो नाटक का आरंभ होता है और अंत होता है उसमें पर्दा गिराने और पर्दा उठाने की प्रथा का आयोजन किया जाता है। तो ये थे दोस्तों हीन यूनानी, या उसे ही इंडो ग्रीक कहते हैं, या बैक्ट्रियाई, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें हमने देखा कि ये सबसे पहले आक्रमणकारी थे और इसके सबसे पहले जो शासक थे जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की तो वो डेमेट्रियस थे। उनके द्वारा जो विजित क्षेत्र है वह अफ़गानिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत थे, और उन्होंने जो राजधानी बनाई अपनी वो साकल या सियालकोट को बनाई। और उनके प्रमुख शासन मीनांडर थे, और मीनांडर से संबंधित हमने तथ्यों को देखा कि किस प्रकार उनकी जो मुलाकात है वह नागसेन से होती है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को पूछने के पश्चात वो प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, और उनके कार्यकाल में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का जारी किया जाता है, वहीं जो इनके सिक्कों से हमें सर्वप्रथम शासक और उसके काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब हमने इस वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसका जो अगला आक्रमण है भारत पर वह जो होता है वह शकों का होता है। दोस्तों ये जो क्रम है इस क्रम से भी संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले भारत पर किनका आक्रमण हुआ, तो सबसे पहले हिंद यवन का होता है, उसके बाद शक का होता है, उसके बाद पहलव का होता है, और सबसे अंत में जो है ये कुषाण के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है, शासन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस क्रम को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो आक्रमण है वह शकों का होता है भारत के ऊपर। तो ये जो शक है दोस्तों, ये शक मध्य एशिया के एक जनजाति है जो आपके चारागाह की तलाश में भारत की ओर एंट्री लेते हैं, यानी भारत की ओर मुख करते हैं वो चारागाह की तलाश में। और जब भारत के रास्ते वो अंदर आते हैं तो वो जो है 5 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। यानी ये जो शक जब भारत में एंट्री लेते हैं तो वह एक शाखा में ना रह करके वह 5 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। और ये जो 5 शाखाएं हैं उसमें एक पहला जो है वह अफ़गानिस्तान रहता है, दूसरा शाखा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत, और जो 5वां है वह ऊपरी दक्कन रहता है। यानी ये 5 प्रांतों में जो है ये विभाजित हो जाता है शक भारत में आने के पश्चात। और इसका जो सबसे प्रमुख जो प्रांत रहता है यानी कि शाखा रहता है वह पश्चिमी भारत वाला जो प्रांत है यह सबसे प्रमुख शाखा इसका माना जाता है। इसका जो प्रमुख शासन है वह रुद्रदामन रहता है। इसके द्वारा जो प्रमुख कार्य है यानी वह है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य काल में किया जाता है। हमने देखा था मौर्य काल वाले वीडियोज़ में कि किस प्रकार जो वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। तो कृषि के विकास, कृषि के विस्तार के लिए जो वहाँ है सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। क्योंकि उस समय तो जिस समय इस झील का निर्माण कराया जाता है तो उस समय उस झील की स्थिति अच्छी रहती है, किंतु उसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है इस झील की स्थिति बिगड़ने लगती है, इसका रखरखाव व्यवस्थित नहीं रह पाता है। तो जब ये जो रुद्रदामन का जब शासनकाल रहता है इस मगध पर, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करते हैं और इस सुदर्शन झील को मीन्स उसकी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इससे भी बहुत बार प्रश्न आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किनके द्वारा किया गया। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य शासन में किया गया था, और इसका जो जीर्णोद्धार का जब प्रश्न उठेगा तो वो रुद्रदामन के द्वारा इसके जीर्णोद्धार का प्रयास किया गया था।
इसके जो रुद्रदामन चूँकि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तो इसके द्वारा कई प्रमुख कार्य किए गए, जिसमें जो प्रमुख कार्य में जो है जूनागढ़ का जो अभिलेख है इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। दोस्तों, अभिलेखों का निर्माण हमने मौर्य काल वाले वीडियोस में देखा था कि किस प्रकार से अशोक के शासनकाल से अभिलेखों का निर्माण जो आरंभ करने की परंपरा चली थी। तो ये जो अभिलेखों का निर्माण अशोक के काल में आरंभ हुई, उस काल में यानी अशोक के काल में ये ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में इसका निर्माण किया गया था। किंतु संस्कृत में इस अभिलेखों का निर्माण की प्रक्रिया जो यानी सर्वप्रथम संस्कृत में इस अभिलेख का जो निर्माण है इस रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया। चूँकि यह संस्कृत का बहुत प्रेमी था, यानी संस्कृत भाषा इसकी प्रिय भाषा थी रुद्रदामन की, तो इन्होंने सर्वप्रथम जो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया और यह जो जूनागढ़ अभिलेख है यह संस्कृत में इसका निर्माण करवाया गया। तो भारतीय इतिहास में संस्कृत पर आधारित जो अभिलेख है सर्वप्रथम वह इस रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया। तो ये भी इनके प्रमुख कार्य माने जाते हैं, जिससे प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। शक शासकों के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यह भी मानी जाती है दोस्तों कि जो विक्रम संवत का आरंभ जो है यानी इस शकों के शासनकाल की एक प्रधान घटना मानी जाती है। जो कि उज्जैन का एक शासक होता है जो यानी स्थानीय राजा होता है जो जिनका युद्ध इन शख्स के साथ होता है। और ये जो उज्जैन का जो ये राजा है ये शकों को पराजित कर देता है। तो उसको शकों को पराजित करने के उपरांत क्या होता है कि वह एक उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की उपाधि। यह उपाधि वह अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए धारण करता है, क्योंकि हमने उस काल में देखा था पिछले वीडियोस में कि कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने कई प्रकार की उपाधियां धारण की। तो ये जो उज्जैन का शासक है जो जब उस शकों को पराजित करता है तो यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और उसी यानी शकों को हराने के खुशी में वो विक्रम संवत चलाता है 58 BC में, यानी 58 BC में जो ये स्थानीय राजा रहता है उज्जैन का, वह शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करते हैं और विक्रम संवत भी चलाते हैं आपका 58 BC में। तो ये जो विक्रम संवत है इससे भी बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये कुल मिलाकर शकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिससे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो अगला वंश है यानी भारत पर आक्रमण करने वाला जो अगला वंश है वह पहलव वंश कहलाता है। इस वंश को पार्थियन वंश भी कहा जाता है, यानी कई पुस्तकों में इसे पहलव वंश कहा जाता है, कई पुस्तकों में इसे पार्थियन कहा जाता है, यानी दोनों एक ही वंश है, एक ही नाम है पहलव और पार्थियन भी। तो ये जो पहलव है दोस्तों इससे ज़्यादा यानी इस वंश से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसकी जो राजधानी है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये राजधानी जो इसकी है पहलवों की राजधानी तक्षशिला रहती है। चूँकि ये लोग उत्तर पश्चिम के रास्ते ही सब भारत में आक्रमण करते हैं, एंट्री लेते हैं, तो जो वहाँ का जो भूभाग है तक्षशिला पाकिस्तान का जो भाग रहता है उसको ये लोग राजधानी बनाते हैं, जो उस समय शिक्षा का एक महान केंद्र माना जाता था। मौर्य काल से हमने देखा कि जो चाणक्य रहते हैं आचार्य चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री, तो वो पहले यहाँ भी शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हैं और ये शिक्षा का एक महान केंद्र रहता है मौर्य काल से ही। तो उसको यानी तक्षशिला को ये पहलव राजधानी बनाते हैं। इसका जो प्रमुख शासक रहता है ये गोंदोफर्निस रहता है, यानी इस गोंदोफर्निस से संबंधित कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो पहलवों की या पार्थियन की जो प्रमुख शासक कौन थे, तो ये गोंदोफर्निस इनके प्रमुख शासक माने जाते हैं। इनके शासनकाल की एक प्रमुख घटना है जिससे एक दो बार प्रश्न पूछा गया है कि इनके शासनकाल में जो सेंट थॉमस होते हैं वह भारत में आते हैं ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो सेंट थॉमस है इसी गोंदोफर्निस के शासनकाल में आते हैं। तो इससे भी एक दो बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर पहलव और पार्थियन वंश से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला जो इसका महत्वपूर्ण
वंश है, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो आखिरी वंश है वह कुषाण वंश है। यानी कि ये जो 4 वंश है दोस्तों, हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण, ये सब में जो है इन चारों वंशों में, इन चारों आक्रमणकारियों में जो कुषाण है यह सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करते हैं। बाकी जो हिंद, यूनान और शक और पहलव है, ये इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाते हैं जितने बड़े साम्राज्य की स्थापना इन कुषाण शासकों के द्वारा किया जाता है। और ये जो है कुषाण शासक, ये मध्य एशिया से ये भी भारत में एंट्री करते हैं और ये जो है चीन की यूची और तोखरी जनजाति से संबंधित है। यानी ये जो जनजाति है चीनी जनजाति है, क्योंकि चीन का यानी भारत का जो ये ऊपरी प्रांत है, ये ऊपरी प्रांत यहाँ हिमालय है, तो हिमालय के रास्ते वो एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इधर से घूम करके मध्य एशिया के रास्ते यहाँ भारत के उत्तर पश्चिम भाग से भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीनी यूची तोखरी जाति से संबंधित रहते हैं और ये जो प्रवेश करते हैं ये भी मध्य एशिया से ही भारत में प्रवेश करते हैं। और ये भी जब भारत में प्रवेश करते हैं तो ये भी 5 भागों में ये बढ़ जाते हैं, यानी ये 5 कुलों में विभाजित हो जाते हैं। और इसका जो सबसे प्रमुख जो भाग रहता है वो कुषाण कहलाता है। यानी कि ये जो 5 भाग में जो बढ़ते हैं ये कुषाण, ये यूची जनजाति भारत में आने के पश्चात अलग अलग भागों में ये लोग फैल जाते हैं भारत के। और इसका जो प्रमुख भाग है या प्रमुख कुल है वह कुषाण कहलाता है, जो सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है भारत में, जिसे पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य कहा गया है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसकी जो सीमा है वह आपका हिंदुस्तान, पाकिस्तान से लेकर के चीन तक फैला हुआ था। और इसका जो संस्थापक है, यानी इस वंश का जो संस्थापक है यह कुजुल कदफिसस माना जाता है। यानी ये जो कुषाण जो कबीला था, 5 कबीला में जो बटा था कुषाण कबीला, इस कुषाण कबीला का जो संस्थापक है वह कुजुल कदफिसस था। तो इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कुषाण वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, तो ये कुजुल कदफिसस थे। इसका जो अगला शासक रहता है महत्वपूर्ण, वह विम कदफिसस रहता है। इससे ज़्यादातर प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि ये जो है इसके द्वारा जो है सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। एक तो सोने का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था यहाँ हिंद यवन का जो शासक रहता है मिनांडर, तो इसके द्वारा पहले बार सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाया जाता है। और यहाँ जो है ये जो विम कदफिसस है इसके द्वारा भी सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। यानी कि सर्वप्रथम कुषाण में जो है सिक्कों को, सोने के सिक्कों का जो प्रचलन है वह विम कदफिसस के द्वारा चलाया जाता है। और यह जो है शैव का उपासक रहता है, यानी यह एक शिव भक्त रहता है। और सर्वप्रथम कुषाण वंश में सिक्कों का जो, यानी सोने के सिक्कों का जो प्रचलन है वह इनके द्वारा ही किया जाता है। इसका जो अगला प्रमुख शासक है, यानी इस वंश का जो सबसे प्रधान शासक है वह कनिष्क माना जाता है। और इस कनिष्क से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा साम्राज्य विस्तार और संस्कृति, कला आदि से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे इस वंश में। तो इस कुषाण वंश के जो कनिष्क है यह सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम लोग आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो कनिष्क है कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक, यह बौद्ध धर्म को मानने वाला रहता है, यानी यह बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है। यह जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाला रहता है। और चूँकि यह बौद्ध धर्म को मानने वाला रहता है तो इसके ही शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। हमने बौद्ध धर्म वाले वीडियोस में देखा था इसके चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है यह कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में इनके ही शासनकाल में आयोजित की जाती है। तो यह भी इनके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आगे जो है यानी इनकी जो राजधानी है, यानी कुषाणों की जो राजधानी है यह पुरुषपुर रहता है। चूँकि यह उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत में एंट्री लेते हैं
तो ये जो पुरुषपुर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो उससे सबसे पहले वहाँ अपने प्रशासन को स्थापित करते हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते भारत एंट्री करते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान का पुरुषपुर को ये लोग राजधानी बनाते हैं। किंतु जब इनका साम्राज्य विस्तार यानी भारत के अंदर तक हो जाता है, तो जो मथुरा है उसे ये अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। यानी इनकी पहली राजधानी तो पेशावर रहता है, दूसरी राजधानी मथुरा रहती है। तो मथुरा को वह दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। और इनके द्वारा जो है सबसे और एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया शक संवत का आरंभ। यानी जो शक संवत है, जब 78 AD में ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद में यह इनका राज्यारोहण होता है, यानी ये शासक बनते हैं। तो ये शासक बनने के साल में क्या करते हैं कि वह शक संवत का आरंभ करवाते हैं 78 AD में। और इसे ये जो है भारतीयों का जो है राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। दोस्तों, इस काल में हम लोगों ने 2 संवतों को देखा। एक तो ये विक्रम संवत है, जिसका शकों को हराने के उपलक्ष्य में किया गया था, और 58 BC में इसका किया गया था आरंभ, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की यह घटना मानी जाती है। वहीं जो है कुषाण के द्वारा, कुषाण शासक जो है कनिष्क के द्वारा अपने जो शासनकाल में, यानी उसका जब राज्यारोहण होता है और वह जब राजा बनता है, तो उस खुशी में, उस उपलक्ष्य में ये शक संवत का आरंभ करता है। तो इन दोनों शक संवत और विक्रम संवत के अंतर को ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो विक्रम संवत है, यह नेपाली कैलेंडर, यानी इसे नेपाल में मान्यता दी गई है। और जो ये शक संवत है, यह हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, इसकी मान्यता दी गई है। आगे जो कनिष्क के शासनकाल में व्यापार में बहुत अधिक विस्तार हुआ था दोस्तों। चीन के मार्ग से जो है वह रेशम का आयात निर्यात होता था। मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था चीन का रेशम का। चूँकि चीन जो है रेशम का उत्पादक माना जाता है, वहाँ बड़े पैमाने पर रेशम का उत्पादन होता है, तो उसका जो व्यापार है मध्य एशिया के साथ चलता था रेशम का। तो वो जो मध्य एशिया के साथ जो उसका व्यापार है, वह भारत के ही रास्ते उसका व्यापार चलता था। तो ये चूँकि ये जो क्षेत्र है ये मथुरा का क्षेत्र है भारत का, तो ये मथुरा के क्षेत्र तक चूँकि कुषाणों का शासन रहता है उत्तर पश्चिम से लेकर के, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर यानी चीन जो रेशम मार्ग का जो व्यापार करता था जिस रास्ते से, उस रास्ते पर जो है ये कुषाण जो है नरेश कनिष्क यहाँ चुंगी लगाता था, यानी कि कर लगाता था चीन को व्यापार के लिए। और ये चीन से उसे इतनी बड़ी आय प्राप्त होती थी कि उसका साम्राज्य विस्तार में उसे बहुत अधिक, यानी उसकी आर्थिक स्थिति इस चुंगी की वजह से बहुत अच्छी हो गई थी। और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी इस चुंगी की वजह से, इस कर के वजह से, कि जो सबसे पहले जो है यानी रेशम मार्ग पर तो अधिकार किया ही उसने, और सबसे पहले जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी जारी किए। यानी कि इस रेशम मार्ग के अधिकार के फलस्वरूप उसके पास कर के रूप में इतने पैसे, इतनी संपत्ति आने लगे कि जो सबसे पहले जो शुद्ध सोने के सिक्कों का जो आरंभ है, निर्माण है, वह कुषाण शासकों के द्वारा किया गया। दोस्तों, हमने देखा था कि जो सर्वप्रथम सिक्के जो है सोने के सिक्के जारी करने वाला जो है ये हिंद यूनानी के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए। लेकिन सर्वप्रथम शुद्ध जो सोने के सिक्के हैं वह सर्वप्रथम कनिष्क के शासनकाल में यानी कुषाण शासकों के द्वारा किया गया। और यदि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने की बात पूछी जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो वह उसका उत्तर गुप्त काल होगा। यानी कि सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के का आरंभ, तो उसका उत्तर हो जाएगा हिंद यूनानियों के द्वारा यानी इंडो ग्रीक के द्वारा। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों की बात अगर की जाए तो वह कुषाण शासकों के द्वारा, और सर्वाधिक मात्रा में अगर सिक्कों के निर्माण की बात पूछी जाए तो वह गुप्त शासकों के द्वारा। तो इन 3 प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा।
और इसके शासनकाल की जो एक प्रमुख घटना है गांधार एवं मथुरा कला का विकास। तो हमने गांधार कला की नींव देखी थी कि हिंद यूनानी शासकों के टाइम में गांधार कला की नींव पड़ती है, किंतु इस काल में जो है इस गांधार कला का विकास होता है, प्लस एक जो मथुरा कला है उसका भी विकास होता है। गांधार कला तो आपका जो भारत का जो ये उत्तर पश्चिम भाग है, ये यहाँ पर इस गांधार कला का विकास होता है, जो हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक और भारतीय सभ्यता का मिश्रित रूप कह सकते हैं इस गांधार कला को। और ये जो गांधार कला है दोस्तों, स्पेशली जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित इसको जोड़ा गया है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियों का निर्माण है स्पेशली इसमें यानी गांधार कला में किया गया है। और जो मथुरा कला है यानी कि मथुरा कला की हम लोग बात करते हैं तो ये जो है कला मथुरा कला ये प्योर इंडियन यानी ये शुद्ध भारतीय कला मानी जाती है। और यह जो कला है इसे जैन से जोड़ करके देखा जाता है। तो इन दोनों कलाओं का जो निर्माण है यह गांधार कला और मथुरा कला का विकास जो है यह भी कनिष्क के शासनकाल में ही किया गया। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके सिक्कों से संबंधित यानी ये जो सिक्कों से संबंधित जो इस काल की एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो तो आपका कनिष्क के शासनकाल में यानी कुषाण शासकों के शासनकाल में होता है। वहीं जो है तांबे के जो सर्वाधिक सिक्कों की बात अगर की जाए तो तांबे के सर्वाधिक सिक्कों का निर्माण भी सर्वप्रथम जो है कुषाण शासकों के द्वारा ही किया गया था। तो ये थे दोस्तों मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे संबंधित एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे संबंधित अक्सर प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेट है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये बेहतर रहेगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन आंसर का सेट भी ज़रूर लगाएं, तो वो आपके तैयारी को बेहतर रंग देगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को अलविदा कहती हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।